बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मईशत जिस कदर बेहतर हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ साल कबल जो है हालात पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ये कह सकता हूँ, ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के अंदर रेल पेल हो गई है, लेकिन इस्तेहकाम आ गया है। मुआशी इस्तेहकाम जो है ये जरूर आया पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो आप देख लें कि यहाँ पे ना तो डॉलर कहीं खड़ा हो रहा था, पाकिस्तान के रुपए की कदर नीचे गिर रही थी, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को मुंह नहीं लगा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और जो हुकूमती सतह पे जो इकदाम उठाए गए, उससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है वो आना शुरू किया। लेकिन जहां पे ये मुईशत जो है ये बेहतर हुई, SIFC जो है उसने भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है SIFC इसके अंदर। लेकिन वहां पे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कोई, मुझे लग रहा है, ये पूछेंगे कि वो कोई ज्यादा खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्या उनके मसाइल हैं? क्यों वो जो है पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके थे, तो वो कुछ चीज़ों पे तो कह रहे थे कि ठीक हो रही है, कुछ चीज़ों पे नहीं है। वो जो दरमियान वाली चीज़ें ना, हुकूमत भी करना चाह रही है, एक्सपोर्टर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ दरमियान वाले लोग जो है, वो दरमियान वाले लोग कौन हैं जो इनको डिस्टर्ब करते हैं, इस पे आज बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो के अंदर शुएब अयूब बटालवी साहब, चेयरमैन यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और कन्वीनियर भी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अगले मेरे मेहमान जो है अब्दुल वहाब गुजर साहब, फार्मर हैं और माशाल्लाह बड़ी गिरफ्त है इनकी बाहर दूसरे कंट्रीज के अंदर, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हसनैन ज़ुबैर साहब, ये भी एक्सपोर्टर्स हैं और सारे यंग हैं। और मज़े की बात ये है कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर क्या हर्डल्स है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? शुएब अयूब बटालवी साहब से आगाज़ करते हैं। शुएब साहब, आप समझते नहीं हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज से अगर 2-3 साल पहले चले जाएं तो मुआशी हालात को ज़्यादा बेहतर नहीं थे। पाकिस्तान की इकॉनमी डे बाई डे गिर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेबल हो गई है, अब इस्तेहकाम आ गया है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी बढ़ रही है, पाकिस्तान के मुआशी हालात भी बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के रुपए की कदर भी जो है पहले से बेहतर हो रही है। तो इसके ऊपर आपका क्या तजज़िया है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्सपोर्ट जो है ना वो किसी भी कंट्री की बैकबोन की हैसियत रखती है। जब हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब माशाल्लाह से जब उन्होंने कमांड संभाली तो डॉलर जो है वो बुलंदियों को छू रहा था, 330 पे चला गया डॉलर। एक्सपोर्टर सारे जो है ना वो परेशान, इंपोर्टर परेशान, मईशत तबाह, बुरा हाल था जो एक्स गवर्नमेंट छोड़ के गई। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने कमांड संभाली, साथ आसिम मुनीर साहब ने कमांड संभाली। माशाल्लाह से इन्होंने SIFC जैसा अदारा बनाया, स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाया। उसके बाद इन्होंने मईशत को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर गए। उसके बाद ये डॉलर को जो है ना इन्होंने ब्रेक लगाई, और बल्कि ब्रेक लगाई आज तक नहीं ऐसा हुआ तारीख में कि 100 रुपया डॉलर जो है ना वो स्पीड से आगे बढ़ गया और वापस ये उसको लेकर आए। माशाल्लाह से इन्होंने बड़ी उस पर एफर्ट की। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, डाउन भी किया। जी, कुछ स्टेप नहीं, काफ़ी स्टेप डाउन किया, जो कि 280 पे उस वक्त से आप अभी से देख लें 2.5-3 साल हो गए हैं माशाल्लाह से जो है वो डॉलर 280, 281, 282 जो है इतनी ज्यादा वो उस पे, हालांकि उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि ये 350-400 पे जाके जो है स्टॉप होगा। सर, हमें बैंक्स वाले कह रहे थे कि आप डॉलर लेके रख लें, 500 पे जाएगा। और हमारी कौम भी ऐसी है कि जो बजाय इसके कि सीधा रास्ता दिखाने के वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, ताकि डॉलर लेके खरीदें और उसके बाद जो है वो डॉलर बढ़े और मुल्क की मईशत नीचे आती जाए और उसको पर्सनल फायदा होता रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोगों ने डॉलर के फायदे के लिए सबका जी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा उसको जो है वो कंट्रोल किया और अभी तक मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। उसके बाद जंग आ गई। जंग के दौरान हमारे फील्ड मार्शल साहब ने माशाल्लाह से जिस तरह से कमांड की और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस जो है इतनी कमज़ोर नहीं है। और पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने कैसे प्रोफेशनल तरीके से क्या कुछ जो है ना पूरी दुनिया को दिखाया कि ऐसे जंग लड़ी जाती। इसी तरह हमारी बिजनेस कम्युनिटी है और माशाल्लाह से हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी बड़ी हैप्पी है इस गवर्नमेंट के साथ, बड़ा अच्छा चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ आप लोग हैप्पी हैं? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी है। जब से डॉलर जो है वो रुकाव पड़ा है, पूरी दुनिया हमसे काम करना चाह रही है। कई कंट्रीज जो है वो ऑर्डर एक्सपोर्ट के काफ़ी बढ़ चुके हैं
लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कि मेन दैट इज अ मेन प्रॉब्लम कि हमारी तरफ से जो बैंक्स हैं, बैंक्स को कोई पूछने वाला नहीं है कि एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। बैंक जो प्राइवेट सेक्टर की बात, जी जी, प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स हैं, देखिए वो अंडर कमांड तो स्टेट बैंक के काम कर रहे हैं ना, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं, लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं? स्टेट बैंक में भी जो ट्रेड के लोग बैठे हैं वो इनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। मैं पहले भी 10 बार कह चुका हूं कि हमें जो है ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाना नहीं, चाहिए पहले export पहले में। यहाँ ये पहले एक मसला हम हल कर लेना, जी। तो उसको आला हुकाम तक जी, पहुंचा लेंगे। प्राइवेट जी। सेक्टर के जो बैंक हैं जी, वो क्या कर रहे हैं आपके साथ? प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो ये करते हैं, देखें पहले हमारी पेमेंट्स जो है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि एक्सपोर्ट की रेमिटेंस के ऊपर टैक्स लगाया जाए। पहले 2 साल पहले टैक्स जो था वो 1% था एक्सपोर्ट के ऊपर। उसके बाद इन्होंने फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1% टैक्स और ऐड कर दिया एक्सपोर्टर्स के ऊपर, एक्सपोर्टर्स की रेमिटेंस के ऊपर। अब एक्सपोर्टर कितना टैक्स पे कर रहा है? एक तरफ वो जो प्रोडक्ट अपनी बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसमें टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल में टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद जो लेबर को, स्टाफ को सैलरीज दे रहा है उसमें टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद अपनी जो वो टैक्स की रिटर्न्स जमा कराता है, या गाड़ी ले रहा है, या अपनी पर्सनल लाइफ में जो चीजें परचेज कर रहा है उसमें टैक्स पे कर रहा है। और उसकी जो रेमिटेंस आए उसमें भी टैक्स पे कर रहा है 2%। उसके बाद जो फॉरवर्डिंग कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाया गया है वो भी टैक्स एट दी एंड कंज्यूमर तो एक्सपोर्टर ही है ना। फॉरवर्डिंग कंपनी ने या एयरलाइन ने या शिपिंग लाइन ने अपने पास से तो टैक्स नहीं देना, उन्होंने उसका बर्डन जो है वो एक्सपोर्टर के ऊपर ही डालना है। तो ये 2% तो वो टैक्स कट रहा है। ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है कि एक्सपोर्ट रेमिटेंस के ऊपर टैक्स लगाया। दुनिया और पाकिस्तान में क्या है? ठीक है, अब अगर इसमें फर्क क्या है? ये उसमें फर्क ये है कि इनको एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो लोग बनाते हैं वो एक्सपोर्टर से मुशावरत नहीं करते। उसको मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के हवाले से कि आला हुकाम तक ये पैगाम पहुंचे कि आप जब पॉलिसी, एक्सपोर्ट की पॉलिसीज बनाते हैं, कम से कम एक्सपोर्टर्स को उसमें शामिल कर लिया करें। वो आपको बेहतरीन मशवरा देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी फील्ड में है। ब्यूरोक्रेसी से आप पॉलिसीज जब बनवाएंगे तो वो फील्ड में काम नहीं ब्यूरोक्रेसी कर रही। ब्यूरोक्रेसी तो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फील्ड में काम नहीं कर रहे। अच्छा, प्रैक्टिकली अभी मैं आपको ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो है सिस्टम को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चंद लोग, जिस तरह आपने कुछ बैंक्स की बात किया, मुझे तो नहीं पता उनका क्या सीन है, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई खत, कोई लेटर को गवर्नर स्टेट बैंक को लिखा? सर बहुत बार लिखा है। इनके ट्रेडर्स को, जो ट्रेड ब्रांच में लोग बैठे हुए हैं, जो ट्रेड को हेड करते हैं, उनको लिखा। वो ये लोग बैंक, प्राइवेट बैंकों को हमने लिखा, वहां से कोई फीडबैक अभी मैं आपको, आप थोड़ी सी इस पे ऊपर जरा टेक्निकल चीज है, इस चीज को ये जरा देखिएगा कि जो ट्रेड में लोग बैंकों में बैठे हुए हैं वो अनट्रेन बैठे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है? मिसाल के तौर पे अभी लास्ट वीक मेरी $30,000 जो है वो एक्सपोर्ट की पेमेंट, एडवांस पेमेंट मेरी आई बैंक में। पहले उसके ऊपर 2% टैक्स कट रहा था। ठीक है, 2% टैक्स अगर आप कर लें उसके ऊपर तो वो $30,000 का मतलब है 1 करोड़ पे ऑलमोस्ट। उसके ऊपर 2 लाख रुपए टैक्स बनता है। अभी रिसेंटली बिफोर 1 वीक मेरी पेमेंट्स आई $30,000 और उसमें से 6.5 लाख रुपए टैक्स कट गया। वो कैसे? अब 2 लाख 2% तो जी 2% तो हो गया बैंक का टैक्स, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैक्स आ गया। उसके बाद 4.5 लाख रुपए वो किस बात के बैंक ने काटे? बैंक को हमने पूछा, बैंक ने कहा जी फलानी डिडक्शन होगी, फलानी डिडक्शन होगी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, फलाने चार्जेस। यानी कि यहाँ पे कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि स्टेट बैंक जो है वो बैंक को नहीं, यहाँ पे ठहरे। डॉक्यूमेंटेशन जो है, बैंक जो है वो अब जो एक बंदा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, एक बंदा पाकिस्तान का पैसा लेके आ रहा है, एक बंदा उनका प्राइवेट सेक्टर का बैंक चला रहा है। ठीक है, 2% गवर्नमेंट ने लागू किया, ठीक है, हम पाबंद है उसके देने के, लेकिन ये 4.5% जो एक्स्ट्रा वो क्यों डाला? उसका कोई मतलब सर उसका पूछने वाला कोई नहीं है ना इनको। आप 2% की भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, डाला। मैं कहता हूँ आप आज रेमिटेंस के ऊपर 0 टैक्स कर दें, गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी ना जी। ये पॉलिसी में भी अगर आप अमेंडमेंट कर दें थोड़ी सी और इसको 0% टैक्स कर दें तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे जाती है और एक्सपोर्ट आपकी कितनी स्पीड से बढ़ती है, कितनी स्पीड से बढ़ेगी। आप आई थिंक पिछले दिनों इसाक डार साहब से मिले थे। जी, मैं मिला उनसे, मैंने डिस्कस किया क्योंकि इसाक डार साहब इन चीजों को समझते हैं। मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो
जो है इतनी ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं थी, चंद मिनट की 15-20 मिनट की मेरी उनसे मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर आप पूरा एजेंडा लिख के लेके जाया करें ना कि ये पॉइंट जो है वो बस वो रूटीन में मीटिंग हुई है हमारी। तो इसके ऊपर सर ये हमें ये काम करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अब एक एक्सपोर्टर है, उसकी $30,000, मैं यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, कन्वीनियर भी हूँ स्टैंडिंग कमेटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। अब मेरे 300 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है एक्सपोर्ट के लिए, जो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे कर रहे हैं, कोई पेरिशेबल गुड्स पे कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए शायद सर कोई स्पेशल कोई एजुकेशन होती है या कोई भी आके आपसे स्टूडेंट बन सकता है? सर इसके लिए स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी मैट्रिक पास या एफए पास बच्चा जो है वो आए हमारे पास, हम उसको प्रॉपर एक्सपोर्ट गाइड करेंगे। मेरी एक्सपोर्ट की बुक है हाउ टू एक्सपोर्ट, वो भी आपको मैंने शेयर की है। तो इंशाल्लाह ताला और भी एक्सपोर्टर जो भी बनना चाहे हम उसके लिए हाजिर हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक्सपोर्ट की एजुकेशन देंगे, नॉलेज देंगे। अच्छा 3000 के करीब आपके स्टूडेंट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 300 स्टूडेंट। अच्छा 300 एक्सपोर्टर और इंशाल्लाह 3000 होंगे, 3000 से 3 लाख और 3 करोड़ पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम गुर्बत मुकाम मुहिम जो है ना वो स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें सर मैं आपको बता रहा था बैंक्स की, अब जो स्टूडेंट है बेचारा, मेरी पेमेंट्स जो आई $30,000 उस पर 6.5 लाख रुपए एक तो डिडक्शन कर ली, उसके बाद आज एक भी आप ये अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं, ओवरऑल तमाम मैं ओवरऑल एक्सपोर्टर्स की, मैं ओवरऑल चले, मैं तो रेगुलर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट भी चल रही है अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टेक्निकल चीजों को समझता हूँ, इसको मैनेज भी कर लूंगा। लेकिन जो बेचारा नया एक्सपोर्टर है, स्टूडेंट है, उसकी $30,000 में से 6.5 लाख रुपए कट गए, तो उसका वो तो प्रॉफिट की बजाय लॉस में जाना स्टार्ट हो गया ना। और भी काफी एक्सपेंसेस है, इसी तरह फ्रेट में भी उसकी पेमेंट्स पे टैक्स कटेगा, इसी तरह से आगे शिपिंग लाइन की तरफ से भी कटेगा, और आगे जब तक उसका कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गए पहुंचेगी अगली डेस्टिनेशन पे, तो वहां पे भी वो उसके जो है टैक्सेस चार्जेस ये वो सारी चीजें काट के, तो वो बेचारे को बचेगा क्या, वो दोबारा सोचेगा भी नहीं एक्सपोर्टर्स का। तो एक तो नंबर 1 इस चीज को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, बैंक्स को लगाम डालने की जरूरत है, प्राइवेट बैंकों को। नंबर 2, अब जो पेमेंट्स आई उसके अगेंस्ट एडवांस पेमेंट का एक्सपोर्ट फॉर्म इशू होता है, जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है, जिसके अगेंस्ट के आपने एक्सपोर्ट, आपकी इतनी पेमेंट आई है, आपने उसके अंदर रह के $30,000 के अंदर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। अब वो उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए बैंक को तो चाहिए 5 मिनट के अंदर जो है वो उसकी ई फॉर्म रिलीज किया जाए। अब ट्रेड में जो लोग बैठे हैं वो उसकी छोटी छोटी चीजें नोट करने के लिए दे देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा मीट जाना था, एक्सपोर्ट होना था, मीट की एक्सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मीट जब यहाँ से पाकिस्तान से उसकी परचेजिंग करके कितनी मुश्किल से स्लॉटर हाउस से स्लॉटरिंग करवा के फिर एयरपोर्ट तक जब आया, शिपिंग एयरलाइन में बुकिंग करवाई, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है मीट का, सारी चीजें उसकी कस्टम क्लियर करवा के जब एयरलाइन के हवाले की जाती है, तो एक्सपोर्ट फार्म की जरूरत पड़ती है एयरपोर्ट पे कस्टम के लिए। अब एक्सपोर्ट फार्म के बगैर आपकी कंसाइनमेंट पोर्ट से क्लियर नहीं हो सकती। अब बैंक जो है वो आपको 7-8 दिन या 10 दिन लगा रहा है आपका ई फॉर्म क्लियर करने में, छोटी छोटी चीजों पे कि आपका वेट की वेरिएशन आ गई है। देखें एक्सपोर्टर्स को तो फैसिलिटेट किया जाता है, अगर आपकी वेट की वेरिएशन मीट में, आपको भी पता है कि मीट जब आप परचेज करते हैं उसकी कटिंग होती है, उसके बाद उसकी वेट और होता है, तो जब बैंक से ई फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट दी जाती है तो एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया डाल दिया जाता है कि इतना मीट है, इतनी क्वांटिटी होगी। उसमें एयरपोर्ट पे जाके जब एयरलाइन उसका वेट करती है, वजन होता है, तो वहां पे पता चलता है एक्चुअल वेट क्या आया। तो बैंक को कैसे पहले से बता दिया जाए कि इसका एक्चुअल वजन ये आया है, ये एक्चुअल वजन तो नहीं बताया जा सकता पहले से, एक अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है कि इतना हो सकता है 5 टन 6 टन हमारा आ जाए। तो उस वजह से उसके घंटों बाद तो वो चेंज हो जाता है ना, उसका वेट में फर्क पड़ जाता है। वेट में कोई भी प्रोडक्ट है, आप दुनिया की कोई प्रोडक्ट उठा ले, उसका जब आप पैकिंग करते हैं उसका वेट और होता है, जब आप पोर्ट पे लेके जाते हैं वेरिएशन आती है। ये कॉटन की भी वेरिएशन आती, पता नहीं होता, थोड़ी बहुत तो चल जाती है, ज्यादा हो तो शेफ साहब वो भी तो हाँ वो तो ज्यादा हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो चलती है। लेकिन वो बैंक 1% भी स्टेट बैंक से डर के मारे जो है वो उसको जरा सा भी जो है ना वो उसमें रिस्क नहीं ले रहे बैंक, और इतना तंग किया हुआ एक्सपोर्टर्स को। अब जब तक उसका ई फॉर्म, अब रात के टाइम एसोसिएशन के आप चेयरमैन भी हैं जी, तो आप एक डेलीगेशन की सूरत में जाके हुकूमत पाकिस्तान को, सागदार साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, या आपके वजीर खजाना उनसे, या आप गवर्नर स्टेट बैंक से आप मिले जाके उनके सामने? सर मैं आपको क्लियर कट बताऊं, ये लोग जो है मिलते हैं लेकिन ये आपकी बात को सीरियस नहीं लेते। ये लोग सिर्फ सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं।
इसके ऊपर ये आज प्रोग्राम करने का मकसद भी ये था कि आपको बताया जाए ताकि पब्लिक को पता चले कि इन लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप एक तरफ से डॉलर को भी रोके हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाए, बेहतरी की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ ये अदारे हमारे छोटे जो है बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स हैं या स्टेट बैंक के लोग हैं, वो ट्रेड का बारे में उनको मैं आपको इधर हल्फन बता सकता हूं कि ट्रेड स्टेट बैंक के किसी भी बैंक के पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर से आप किसी भी ट्रेड के बंदे को ले आए, उसको एक्सपोर्ट के बारे में अलिफ बे का नहीं पता होगा, इंपोर्ट के बारे में अलिफ बे का नहीं पता होगा, लेकिन वो प्राइवेट बैंक सिलेक्ट करता है लोगों को और उधर बगैर ट्रेन किए हुए उधर बैठा देता है। दुनिया भर में जहां पे भी ऐसे लोग बैठाए जाते हैं ट्रेड में, उनको ट्रेन किया जाता है, बकायदा उनकी क्लासेस होती है, ये आम बकायदा एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को डील करना, बकायदा उनकी क्लासेस होती हैं। उसके बाद उसको इतनी अहम सीट पे बैठाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्राइवेट बैंकों में ट्रेड के लोग जो है वो इस तरह ऐसे अनट्रेन बैठा दिए जाते हैं, उसको अंदाजा ही नहीं होता कि एक्सपोर्ट पीछे से कहां से चली, कैसे ऑर्डर क्रिएट हुआ। पूरी दुनिया में आजकल के कंपटीशन के मुताबिक हमारे साथ हमसाया मुल्क बांग्लादेश बैठा है, इंडिया बैठा है, चाइना सबसे बड़ी मईशत की पावर बैठा हुआ है, उसके बावजूद हम फिर भी ऑर्डर्स दुनिया से निकाल के लेकर आता है एक्सपोर्टर एक। उसके बावजूद आप जो है छोटी सी बात पे बैंक का 40,000 पे जॉब करने वाला मुलाजिम जो है वो एक्सपोर्टर की 1 करोड़ रुपए की कंसाइनमेंट जो है वो रोल के रख देता है, वो पोर्ट पे पड़ी हुई खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह आके उसको याद आता है यार वो मैंने ई फार्म जो है ना वो अप्रूव करना था, या उसको मैंने उसमें से ये अलर्ट्स आए हुए हैं बैंक्स में, जो भी अलर्ट्स हैं इसको 24/7 इसके जो है ना इसकी ट्रेड बैंक के जो स्टाफ है उसको अवेलेबल होना चाहिए, ना कि सुबह 9 to 5 बैंक वाला आया सैलरी लिया। एक चीज नॉलेज के लिए बताइएगा कि एक्सपोर्टर या इंपोर्टर्स को जो बैंकिंग सेक्टर में लोग डील करते हैं वही जो आम सबको कर रहे होते हैं वो है, या स्पेशल कोई डेस्क काउंटर बनाया जाता है जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर्स को डील करता है? सर वो लोग भी होते हैं जो रूटीन के होते हैं, ये ट्रेड इनकी ब्रांचेस होते हैं, इनके हेड ऑफिस में बैठी होती है बैंक्स के। मिसाल के तौर पे हर ब्रांच से डील नहीं करते, हर ब्रांच से डील नहीं करते, ठीक है। ट्रेड ब्रांच को ब्रांच मैनेजर, पहली बात है वो ट्रेड वालों से इतना डरा होता है, अगर ब्रांच मैनेजर को बताया जाए कि ये ई फार्म अप्रूव करवा के देना, वो ट्रेड वालों से डर के मारे सही तरीके से बात ही नहीं करता, और उस बेचारे को भी पता नहीं होता एक्सपोर्ट होती क्या है। वो अकाउंट खुलवाने तो एक्सपोर्टर्स के आ जाते हैं, पेमेंट्स भी आ जाती है, लेकिन जब उसके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है तो वो ब्रांच मैनेजर भी जो है ना वो बैठा रहता है, वो कहता है जी सुबह आएंगे तो वो करेंगे। ठीक है गुजर साहब, अब्दुल वहाब गुजर साहब जी, आप आउट ऑफ कंट्री भी काफ़ी अच्छा रहे और उस पर आपका ताल्लुक भी एक ऐसे इलाके से, ऐसे एरिया से है और आपका काम भी जिम्मेदारी का है और आप फार्मर है। आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और दूसरे कंट्रीज़ की, क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पे जाए और करते रहे हैं, क्या फ़र्क क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं? जी देखें, पहले मैं तकसीम कर देना कि पाकिस्तान और बाहर के कंट्रीज में फ़र्क है। जी मैं वो इस पे बात करूँगा। बात ये कि शोएब साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि पॉलिटिकल हायरार्की जो है पाकिस्तान की वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें आपके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और लीडरशिप तो अपना विजन दे रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इधर इशू है वो है सिस्टम का। सिस्टम में बड़े फ्लॉज हैं। फार्मर्स की जहां पे बात होती है, सिस्टम किसको कह रहे हैं? मैं सिस्टम इसको कह रहा हूं कि जैसे एक्सपोर्ट है, हम बात करते हैं एज ए फार्मर, मैं बात करता हूं डेयरी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स की या मीट की एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं, तो हम इसको एज ए सर्वाइवर प्रोसेसिंग लेते हैं, हम इसको एक सिस्टम, एक इंडस्ट्री के तौर पे नहीं लेते। ऐसे जैसे देखें वो कंट्रीज जिनके रिसोर्सेज बहुत कम है पाकिस्तान की निस्बत, जैसे ब्राजील है या ऑस्ट्रेलिया है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेबर भी बड़ी टफ है, स्टिल दे आर एक्सपोर्टिंग $20 बिलियन का जो मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं पर ईयर ब्राजील, और जो ऑस्ट्रेलिया मोर देन $10 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है मीट इंडस्ट्री में, और हम इधर जो है जो 500 मिलियन यानी कि $500 बिलियन तक हम पहुंचे, और हमारा टारगेट जो है वो है $750 मिलियन का एक ईयर गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया हुआ है। अब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट टारगेट तो सेट कर रही है, बट अगर हम अपने लैंड को देखें, रिसोर्सेज को देखें, लेबर को देखें, हमारे जो टारगेट इससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम इसको सिस्टमैटिक करेंगे। जब इधर हम बात करते हैं सर्वाइवल की, इधर तो फार्मर का सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हुआ है, तो अपनी जगह पे एक्सपोर्ट
अपनी जगह पे प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं मीट की वो भी फायदा उठा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी फायदा कर रहे हैं, उठा रहे हैं। अच्छा, इसमें गुजर साहब ये जरा फरमाइएगा कि जिस तरह आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी कर रहे हैं, तो इस पे तो हुकूमत जो है बड़ा फोकस कर रही है। पंजाब के अंदर आपका है, पंजाब में जो सीएम साहिबा है वो बड़े प्रोजेक्ट कट्टा बच्छा फार्म, डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत सारे इस तरह के मंसूबे लेके आई हैं जो आवाम के फलाह के लिए, तो उससे बेनिफिट्स क्यों नहीं उठाते आप? बिल्कुल आपकी बात आपकी ठीक है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, बट दीज इनिशिएटिव्स आर नॉट इनफ। अब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप देखें क्लाइमेट चेंज जो है वो भी इतना इफेक्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री को कि बेमौसमी जो बारिशें हो जाती हैं, वक्त पे बारिशें नहीं होती, और अगर बारिशें जैसे अब सैलाब है तो उसने सारा निज़ाम जो है ना, जो फोडर का, ग्रीन फोडर का सारा चारा जो है, मेज़ और जितनी भी ये चीज़ें जो रिलेटेड है एनिमल्स की फीड के लिए, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई कर दी है। ऐसे अब जब कॉस्ट हाई होएगी तो जब रिसोर्सेज सारे इनपुट हाई चले जाएगा तो फिर हम अपनी प्रोडक्शन को कैसे मैनेज कर सकेंगे? इधर एक्सपोर्टर ऑर्डर भी लेगा, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, लेकिन अगर प्रोडक्शन ही आपकी नहीं होगी तो आप कैसे उसको, इसलिए इंटरटेन करने के लिए फार्मर को सब्सिडी में जो है ना इनिशिएटिव जो है अच्छे हैं, लेकिन उसको भी हमें रिविजिट करना पड़ेगा। एक जानवर के ऊपर सब्सिडी देनी पड़ेगी जो कि हम अभी नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो वो बहुत मिनिमम है, जिससे ये इंडस्ट्री बूम नहीं कर सकती। अगर हमने इसको बूम करवाना है तो हमें इनको लोगों को एंगेज करना है, हमें फार्मर्स को सिस्टम के साथ एंगेज करना है, फार्मर्स को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करवाने हैं एक्सपोर्टर्स के साथ, प्रोसेसर्स के साथ, तो ये एक सिस्टम बन जाएगा, उसके अंदर भी सब इन्वॉल्व होंगे। अब अगर हम इश्यूज की बात करें तो देखें इश्यूज बहुत सारे हैं, इनपुट कॉस्ट हाई हो गई है, क्लाइमेट चेंज इस पे इफेक्ट कर रहा है, जो बीमारियां आ जाती हैं जो जानवर के अंदर, उसके लिए वेट नहीं अवेलेबल होता, विलेज गांव की सतह पे वेटनरी फैसिलिटीज नहीं है अच्छी। नहीं, डॉक्टर तो हर यूसी में पंजाब के अंदर जा रहे हैं, मुझे पंजाब का पता है, हर यूसी में जा रहे हैं। यकीन माने ये ऑन ग्राउंड अगर देखें ना, बात हम करें तो यकीन इतनी इस चीज में कमी है, इतनी हम टेक्नोलॉजी से दूर हैं कि हम अपने जानवर को अंडर वेट सेल करने पे मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट टेक एक्चुअल वेट, बिकॉज वी डोंट यूज एनी टेक्नोलॉजी। जो कि वर्ल्ड जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में एक जानवर 3 माह में जितना वो वेट गेन करवा सकते हैं, वी आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी, वी डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। मेडिकल टेक्नोलॉजी हम यूज करें, वेटरनरी हमारे जो हैं वो हैं, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हम देख रहे हैं, हुकूमत अपनी सतह पे बहुत कुछ कर रही है, लेकिन बाकायदा वो पढ़ के आते हैं, ऐसे डॉक्टर नहीं बनते। बट आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे इधर डीवीएम की आप अगर डीवीएम देखें, डीवीएम डॉक्टर दे आर वेरी लेस इन मार्केट। डीवीएम करते हैं, बाहर चले जाते हैं, हम उनको इतना इंटरटेन करते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में रह के हमारी इंडस्ट्री को इधर हमारे ब्रीडिंग पे काम करें। हमारी नस्ल जब अच्छी होगी, ब्रीड अच्छी होगी, तो हम इसमें एक्सपोर्ट भी अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाएगी, और खुशहाल हो जाएगी। इसमें जो है आपकी डेयरी फार्मिंग या मीट का जो है, मिल्क का है, इसके ऊपर ठीक है चारे का तो इशू आ गया, क्या बिजली, गैस या पेट्रोल, बेशक ये अगर महंगा होता है तो इस पर भी असर पड़ता है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देखें जी, डीजल कॉस्ट और जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, ये हर चीज, ये बहुत असर पड़ता है इस चीज का, जो ये हमारे इनपुट में आ जाता है, और ये इसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो पूरी नहीं, आजकल फार्मर जो है वो अपनी कॉस्ट को लेके परेशान है। और यकीन माने, अगर हम अपनी क्वालिटी अगर हम जानवर को देनी है फीड की, अगर वही पूरी नहीं दे सकेंगे तो हमारा नुकसान है। जानवर को हम बेहतर क्वालिटी की फीड। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे नाज़रीन जो है इस चीज़ को एज अ बिजनेस जो है वो देखना चाहिए कि डेयरी फार्मिंग, गॉड फार्मिंग और वच्छा फार्मिंग जो आजकल मीट का चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे कह भी रही है कि मैक्सिमम मीट जो है उसको एक्सपोर्ट करें जी, तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि ये कोई फायदेमंद कारोबार है? अगर डेयरी का किया जाए मिल्क के लिए, मच्छी का किया जाए मीट के लिए, गॉड का किया जाए मीट के लिए, तो कोई फायदा भी है इसका या नहीं? देखें, फायदा तो उस टाइम होगा जब हमें ये एक सिस्टम के तहत गवर्नमेंट लेके चलेगी, फार्मर को एंगेज करेगी अपने साथ, फायदा तो है।
लेकिन मसला ये है कि हमें फायदे से ज्यादा इस टाइम अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ रही है। हमें प्रोडक्शन, हमें अपनी क्वालिटी को बेहतर करना है, हमें वो उस सपोर्ट की जरूरत है जो कि अभी गैप है मार्केट में, जो गैप है, जो गवर्नमेंट का और फार्मर का जो गैप है, इसको खत्म करना है। और दूसरा एक्सपोर्टर, प्रोसेसर और फार्मर का गैप है, जो इसको सिस्टमाइज करना है। फिर बात वही होगी, फायदा होता है, लेकिन फायदा उस टाइम होता है जब आपके साथ चीजें इंटैक्ट हो, एक सिस्टम के थ्रू आपको एक सपोर्ट सिस्टम कर रहा हो, तो ऑब्वियसली ये फायदा होगा। और ये तो एक ऐसी चीज है, ये ऐसी प्रोडक्ट है कि बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इसमें बड़ी एक्सपर्टीज रखता है, हमें उसको चैनलाइज करना है। पाकिस्तान की लेबर, हमें यूथ जो है, लेबर है, वो उसका फायदा उठाना है, हमें पाकिस्तान की लैंड का फायदा उठाना है। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो हमें तो इन चीजों के साथ इंटैक्ट करके हमें इसे एज ए इंडस्ट्री लेना चाहिए। हमें 1 मिलियन की या 750 मिलियन का टारगेट नहीं गवर्नमेंट को सेट करना चाहिए, इधर टारगेट सेट करना चाहिए 5 बिलियन का, जो कि इंडिया कर रहा है इस टाइम। तो हालांकि वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन पाकिस्तान उनकी निस्बत बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन स्टिल वी हैव द कैपेसिटी एंड वी हैव द पोटेंशियल अच्छा कर रहे हैं उनकी निस्बत, बिकॉज दे आर 1.5 बिलियन पीपल एंड वी आर जस्ट 240 मिलियन पीपल। आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट और फार्मर जो है इनके दरमियान गैप अगर खत्म कर दिया जाए तो ये आप बढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली जब हमें गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट दे दे, हम फार्मर्स को थोड़ा सा सपोर्ट दे दे। इस पे आएंगे, बड़ा अहम इशू है। मेरे साथ हसनैन जुबैर साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हसनैन साहब, बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे, तो शुएब साहब ने बड़ा मायूस कर दिया है। वो हुकूमत की तरफ से मुतमिन है, वो कहते हैं कि उन्होंने आलमी सतह पे भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बहुत उठाया है, इंपोर्ट को भी किया है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप? आपका भी वही मौक़िफ़ है या थोड़ा सा मुख्तलिफ है? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक्सपोर्टर्स के मसाइल के इशू को उजागर किए, इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है अवाने बाला तक पहुँचे और वो इसके ऊपर को अपना रोल प्ले कर सके। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हसनैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी आवाज़ को बेहतर हुई है? जी जी आ रही है, लेकिन कम आ रही है, थोड़ा सा लाउडली प्लीज बोलिएगा। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक्सपोर्टर्स के मसाइल को उजागर करने के लिए प्रोग्राम किया ताकि हमारी आवाज़ जो है हमारे बाला तक पहुँचे और वो इसके ऊपर को अपना रद्द-ए-अमल दें, वो रोल प्ले के लिए। जी, तो मैं ये प्रोग्राम आपको बड़ा डीपली रेगुलरली वॉच करते रहते हैं। तो आपने इसके अंदर शुएब साहब ने जो भी बातें इश्यूज रेज किए, उसमें से मतलब चंद एक इश्यूज वही हैं जो प्रैक्टिकली हम अभी फील्ड्स में अंदर फेस कर रहे हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाना, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर जो है इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल की वजह से ना, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल क्या मतलब शॉर्टेज कह रहे हैं या उसका बिलिंग, ओवर बिलिंग की यूनिट महंगे की बात कर रहे हैं? सर ओवरऑल देखें ना, ये ओवर बिलिंग ये तो है ही इशू, लेकिन पर यूनिट जो कॉस्ट है वो बहुत एक्सटीड कर गई है, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मार्केट के अंदर इंटरनेशनल रेट्स को कम्पीट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देन एक ना इशू ये अभी शुएब साहब ने आपके साथ रेज किया, मैं उसको आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, हमने काफ़ी कुछ शुएब साहब से सीखा और अपने मसाइल जो है वक्तन फक्तन उनके साथ डिस्कस करते हैं ताकि उसमें कोई बेहतर इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो अभी मैंने रिसेंटली एक जो है इंटरनेशनल इवेंट्स का ऑर्डर था, उसके लिए स्पेशल कॉस्ट्यूम तैयार करने थे, उसका ऑर्डर रिसीव किया और उसकी ऑलमोस्ट $15,000 की पेमेंट थी। तो उसमें डॉक्टर साहब, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ साहब मैं सुन रहा हूँ। जी जी अच्छा सर, उसमें ये था कि मेरे पास ऑलमोस्ट 20 डेज का टाइम था आफ्टर पेमेंट जो है वो रिसीव हुई, और मैंने ऑर्डर को प्रोसेस मतलब कंप्लीट करना था 15 डेज, विद इन 15 डेज। अच्छा जी, विद इन 15 डेज में से ऑलमोस्ट 5 डेज जो है वो पेमेंट जो है वो क्रेडिट होने तक टाइम लग गया पाकिस्तान के अंदर, पेमेंट जो है बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर से। सही, ठीक है। जब वो 15 डेज के देन मेरे पास पेमेंट आई, मैंने स्टिचिंग यूनिट से रब्ता किया, स्पेशल कॉस्ट्यूम फॉर द रिलेटेड टू इवेंट से वो तैयार करवाए, तो उसके अंदर कुछ 7-8 डेज स्पेंड हो गए। मीनवाइल ये हुआ कि मैंने जब वो मेरी एयरपोर्ट जो है वो कंसाइनमेंट जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंची, तो कस्टम ने ई फॉर्म का इशू रेज कर दिया कि इसके अंदर जो वॉल्यूम और क्वांटिटी आपने बताई है उसके मुताबिक नहीं है। तो जिसकी वजह से मुझे जो है वो एट द टाइम फ्रेम में एक जो स्पेशल इवेंट था उस पर अपना सामान वहाँ पे डिलीवर ना कर सका,
और मुझे ऑलमोस्ट $15,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम जो थे फायदे की जगह नुकसान हो गया, फायदे की जगह नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, और वो मेरे बिल्कुल यूजलेस रहे। तो वो मतलब आप इस देखें इसमें कसूर किसका था? कसूर ये थे हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, इनका कसूर था कि पेमेंट आई, अगर उसके अंदर कोई 19-20 है, कोई वेट का डिफरेंस आ रहा है, कोई ये इश्यूज आ रहा है, मतलब आप भी सुनैन साहब यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो भी करना चाह रही है कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी पैसे की रेल पेल करना चाह रहे हैं, वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है वो आड़े आ रहा है। बिल्कुल सर, ऐसे ही आपकी बात, बैंकिंग सेक्टर है सर। देखें अब चीजें, लेट्स सपोज मैंने अगर वेट का ऑर्डर लिया है 1000 kg का, तो मे भी जब प्रैक्टिकली चीजें रेडी हो उसका वेट 1100 kg भी हो सकता है, 900 kg भी हो सकता है। अगर आप वो उसको लिमिट लगा देंगे, नहीं जी डॉक्यूमेंट्स पे आपने ये मेंशन किया था तो ये 950 क्यों हो गया, ये 1000 क्यों नहीं हुआ, ठीक है, इस छोटे से इश्यूज की वजह से मेरा $15,000 का नुकसान। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये मसला सॉर्ट आउट होने वाला है। आप अगर मिल के तमाम यंग लोग हैं अपने सीनियर्स को लें और गवर्नमेंट के साथ बैठे जाके, इतना बड़ा मसला नहीं है ये, मेरा तो ख्याल हो जाना चाहिए हल। मैं आपसे सजेशन लूंगा कि आप इस मसले को हल के लिए क्या आपकी राय है, क्या मशवरा देंगे? इसका प्रैक्टिकली हल मैं बताता हूँ। देखिए जिस तरह आप मेरे जैसे बंदे के पास ना इतना टाइम है, ना इतना मतलब कि टाइम फ्रेम है, और ना इतना रिसोर्सेज है कि मैं अवाने बाला तक अपनी आवाज को, आप जैसे प्रोग्राम्स के जरिए हमारी आवाज अवाने बाला तक पहुंचेगी। हमारे अहदेदार हैं जिस तरह शुएब बटालवी साहब हैं, इनका एक यंग एक्सपोर्टर की मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, चला रहे हैं हमें, ठीक है। ऐसे लोगों का जो बैंकिंग सेक्टर में या जो वज़ीर खाना के एहलकार हैं उनके साथ मीटिंग्स हो, आपस में प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली जो हमें फेस करने पड़े उसके ऊपर डिस्कशन हो, ठीक है, कि ये इशू है। आपने शुएब बटालवी साहब यंग एक्सपोर्टर्स के लिए एक मजबूत आवाज है, मैं देखता रहता हूँ बहुत सारी जगहों पे बाई चांस हमारी इकट्ठे मुलाकात भी हो जाती है, मीटिंग भी हो जाती है, तो ये बहुत जो है गवर्नमेंट सेक्टर में ये वो लोग हैं जिनको प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स है उनको अंदाजा है कि ये प्रॉब्लम्स है। अब मैंने आपको बताया कि वो उस काम के लिए सैटरडे संडे आ गया, जो मैंने बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग से जो वेट के अंदर वेरिएशन थी उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने में सैटरडे संडे आकर मेरी कंसाइनमेंट जो है वो डेडलाइन के मुताबिक वहां पे यूएसए में नहीं पहुंच सकी, और $15,000 का ऑर्डर कैंसिल हो गया, क्योंकि और बिहाइंड रीजन क्या थी? बैंकिंग सेक्टर ने टाइम पे अगर कुछ वेरिएशन थी तो उसको बजाय ये कि 24 और 7 डेज ये बैंकिंग सेक्टर जो ट्रेडर्स को डील करता है, मेरा तो यही है हुकूमत पाकिस्तान से ऊपर रहना चाहिए। ओनली अवेलेबल इन बैंकिंग टाइम। नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं है। बैंकिंग देखिए कंसाइनमेंट कभी भी आ सकती है, इसमें तो वो नहीं है कि बैंकिंग टाइम में होना चाहिए। चलिए मैं शुएब साहब की तरफ आता हूँ। शुएब बटालवी साहब, ये सारी बातें आप पे ही हैं। सेम इशू फॉर द साइड ऑफ कस्टम कि जो कस्टम है उनको भी चाहिए कि वो मतलब मामले की नेचर को देखते हुए उसको फॉरवर्ड करवा दें। ठीक है, चौधरी साहब मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ। शुएब बटालवी साहब बैठे हुए। शुएब बटालवी साहब, आप चेयरमैन हैं यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, तो यार आप एक मजबूत आवाज है, आप जाते भी रहते हैं बहुत सारे, आपको पता है कि हमारी बहुत जगहों पे मुलाकात भी हो जाती है, तो आप आवाज भी उठाते हैं, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाती? इस पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? और आपकी मजबूत आवाज है, ये ऐसे अपने आप को कमजोर न समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सर ये वही बात, मैं सुनैन साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा। जैसे उन्होंने बताया कि उनके $15,000 आए और उसके ऊपर बैंक ने इतना टाइम पीरियड ज़ाया किया कि उसका जो कंसाइनी था उसने अपनी जो है वो पेमेंट्स वापस मंगवा ली, लॉस हो गया, उसका माल बनाया हुआ ज़ाया हो गया। देखें उससे कितने हजार लोगों का रोजगार खराब हुआ। जिस फैक्ट्री में वो माल बनना था उनका रोजगार खराब हुआ, जिस फसल पे कपास लग के वो फैक्ट्री में जानी थी उनका लॉस हुआ, ट्रांसपोर्टर्स का लॉस हुआ, उसमें जो एयरपोर्ट पे एयरलाइंस का या इन्होंने बाई शिप भेजना था, शिपिंग लाइंस से जाना था, उन सब का लॉस हुआ। एक एक्सपोर्टर के साथ कितने हजार लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैंकिंग सेक्टर में 50-60 हजार पे जॉब करने वाला बंदा, वो सिर्फ ये देख रहा होता है क्योंकि उसको बैंक के सीनियर्स की तरफ से उसको ऑथराइजेशन ही नहीं है, वो बेचारा डर रहा होता है कि यार मैं कोई गलत ना कर बैठूं, उसके इख्तियार में नहीं है। तो इसके लिए मैंने जैसे स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट का इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ, पाकिस्तान की फर्स्ट एक्सपोर्ट बुक लिखी है, उसके लिए इन लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। कम से कम 1 मंथ की इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद इतनी अहम सीट पे बैठे। नंबर 1। नंबर 2, सुनैन साहब ने दूसरी बात की कस्टम्स की।
अब इसमें जो 18 अदारे एक्सपोर्ट में मैं पहले भी बता चुका हूँ डील करते हैं, हर अदारा अपने आप को सेव करने लगा हुआ है और अदारे में बैठे लोग वो अपने आप को सेव करने लगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसके बाद कस्टम्स का। कस्टम बैंक के डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर, ई फॉर्म देखे बगैर सिस्टमेटिकली सिस्टम में जब देखता है तो उसके बगैर वो उसको अलाउ ही नहीं करता एक्सपोर्टर्स को कि वो एयरपोर्ट से, जो एयरपोर्ट पे स्टाफ बैठा होता है कस्टम का, कि वो यहाँ से एक्सपोर्ट करे। कस्टम स्टाफ क्या करता है, वो आजकल अपनी नौकरी चमकाने लगे हुए हैं। कस्टम के जो CSP या नीचे लेवल के जो लोग हैं, वो एक एक्सपोर्टर है जैसे सुनैन साहब की, मैं अपनी मीट की एक्सपोर्ट की बात करता हूँ। लास्ट मेरी जो कंसाइनमेंट गई लास्ट वीक, उसमें मीट की वैल्यू एज पर पॉलिसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आप $2.5 मीट की एक्सपोर्ट वैल्यू रख सकते हैं। मेरी $3 की एक्सपोर्ट की वैल्यू लगी हुई थी मीट की पर किलोग्राम। कस्टम स्टाफ ने एक मैडम, अनट्रेन मैडम कस्टम की आगे बैठी हुई है, कस्टम के जो लोग हैं, उसने कहा ये इसकी वैल्यू आप $4.5 लगाए। अब मैंने उनको कहा कि हम कैसे उसको $4.5 लगाए जब कंसाइनी ने हमें $3 में डील किया और $3 के हिसाब से पेमेंट आई है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि आप $2.5 लगाएं, और फिर भी मैंने 50 सेंट एक्स्ट्रा लगाई हुई है, उसके ऊपर मैंने अच्छा खासा टैक्स भी पे किया हुआ है। और वो मैडम साहिबा ने कंसाइनमेंट रोक ली, वो ऑफलोड हुई, एयरलाइन उसको लेके नहीं गई। एयरलाइन का भी नुकसान हो गया, कंट्री का भी लॉस हो गया और एक्सपोर्टर्स का हमारा भी नुकसान हो गया। वो कंसाइनमेंट नहीं जा सकी। अब सिर्फ इस वजह से कि $4.5 के हिसाब से ये एक्सपोर्टर जो है वो वैल्यू लगाएगा। मेरी डिपार्टमेंट में सर उसके बाद सीनियर्स के पास गए, उन्होंने कहा जी जितना इन्होंने कहा है उतनी आप वैल्यू लगाएं, ये अप्रेजमेंट ऑफिसर है, यही एक्सेस करेंगे कि आप इतनी वैल्यू लगाएं। अब जो उसके बाद सिर्फ अपनी नौकरी चमकाने के लिए कस्टम के जो लोग हैं, स्टाफ जो बैठे हुए हैं एयरपोर्ट्स पे या सी पोर्ट पे, कि इतनी वैल्यू लगाएं, फिर ताकि हम अपने सीनियर्स को बता सकें, हम वजीर खजाना को बता सकें कि देखें कस्टम ने इतना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, ना कि ये नहीं बता रहे कि हम एक्सपोर्टर को ब्लैकमेल करते हैं पोर्ट के ऊपर कि वो इतनी जबरदस्ती वैल्यू लगाए। एक्सपोर्टर कैसे ज्यादा $3 को $4.5 लगा सकता है? इतनी इन लोगों में सेंस भी नहीं है कि आप कैसे जो है, कितनी मुश्किल से उसकी पेमेंट्स आई हुई हैं, आधी रात को कंसाइनमेंट एयरपोर्ट पे पड़ी हुई है, क्योंकि ज्यादा रात को फ्लाइट्स होती हैं, तो पेरिशेबल आइटम्स तो एट दी जो है मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट तब ही पोर्ट पे आती हैं, एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे। तो एक तो ये दूसरा इशू ये आ गया। नंबर 3 जो मेजर इशू है, जो गारमेंट्स के एक्सपोर्टर्स हैं या दूसरी प्रोडक्ट्स के हैं, उनकी ये कंप्लेन मैं बड़ी दफा बहुत इवन के चेयरमैन FBR तक भी पहुंचा चुका हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, कस्टम के स्टाफ या एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे जो स्टाफ है वो चोरियां करते हैं, चोरियां करते हैं जी। कितने एक्सपोर्टर्स हैं वो बेचारे मेरे पास कंप्लेंट्स लेके आ चुके हैं कि किसी के लेडीज जी कैमरास लगे हुए हैं, कैमरे वाले भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें। अच्छा, कैमरा जो वॉच कर रहा है वो भी इन्वॉल्व होता है, उसको भी वो जो है ना, जो कस्टम वाले ने 2 सूट निकाले उसमें से एक खुद रखा है, कैमरा वाले को दे दिया, सिक्योरिटी वाले को दे दिया। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं, मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ। मेरे पास इस चीज के सबूत हैं कि कस्टम के स्टाफ के लोग, लेबर के लोग एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे, सीनियर्स को सर हम दे चुके हैं, वो सीनियर्स को भी गिफ्ट पहुंचाते हैं अपने, वो वहां से चोरियां करते हैं सामान एक्सपोर्ट। सारे तो चोर नहीं ना हो गए सर, ये बिल्कुल 100% बात है। ये मेरे पास मैसेजेस हैं जो क्लियरिंग एजेंट के, जो सी पोर्ट पे कराची, उसने कहा जी कस्टम का फलाना अफसर है, हम उसको रोक नहीं सकते। अगर हम रोकेंगे, वो आपका 10,000 कार्टन है या 5,000 कार्टन है या पूरा कंटेनर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, वो कहेगा सारा का सारा खोल दे, सारा मैं चेक करूंगा। इसलिए वो बेचारे डर के मारे उसको पूछ नहीं सकते कि आपने क्यों ये 2 सूट निकाल लिए, क्यों ये चीज निकाल ली। हालांकि अगर उसको चाहिए वो रिक्वेस्ट कर दे, यार मुझे चाहिए, फैक्ट्री से आ जाए। ऐसे कंसाइनमेंट में से निकालना, जब कंसाइनी के पास पहुंचता है, कंसाइनी जो है वो 0 टॉलरेंस इस मामले में रखता है। कंसाइनी वो कहता है जनाब मैंने 10,000 पीस मंगवाया था, इसमें से 1 पीस 2 पीस क्यों कम आए, क्योंकि उसका आगे भी जो कस्टमर्स हैं, किसी को उसने 500 सूट सेल करने होंगे, किसी को आगे 1000। इसका हल ये है कि सर हम जैसे, ये सारी चीजें तो ठीक है, प्रॉब्लम है, इसका हल तो कुछ होगा। इसका मेन हल ये है कि हम जैसे एक्सपोर्टर्स को मौका दिया जाए, पॉलिसीज में हम लोग बैठे, एक्सपोर्टर्स को जो है वो चांस दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट के साथ हम बैठ के इन चीजों को हल करें। ऐसे लोग बैठाए जाएं एक्सपोर्ट पॉलिसी में जो उसको, मुझे बैठा दें आप, मैं ऐसी पॉलिसीज इंशाल्लाह बना के दूंगा आपको कि आप पाकिस्तान की मिशन को 6 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इंडिया के बराबर जो है एक्सपोर्ट को ले आएंगे। इंडिया एक्सपोर्ट को लेके दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी ले आया। सर इंडिया इतना बड़ा है माशाल्लाह से, तो हमारी छोटी सी फौज ने माशाल्लाह से उसको कैसे नाको चने पूरी दुनिया में चबा दिए हैं।
जो आज तक इंडिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया उससे में मोराल लीड बड़ा हो रहा आपू है हमारा। तो इसी तरह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्रोफेशनल है अपनी फील्ड में, एक्सपोर्ट की फील्ड में, कि हम जो है चाइना जैसी कंट्री को भी मात दे सकते हैं एक्सपोर्ट में। उसकी रीजन ये है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, पाकिस्तानी कॉटन दुनिया की बेहतरीन कॉटन है, पाकिस्तानी जो सर्जिकल आइटम्स है जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, इवन के जर्मनी यूरोप के लोग जो है उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा के, मेड इन जर्मन का टैग लगा के पूरी दुनिया को सेल कर रहे पाकिस्तान होते की हैं। सर्जिकल आइटम्स के ऊपर, पाकिस्तान की सर्जिकल आइटम्स के ऊपर जो पाकिस्तानी $10 की सर्जिकल आइटम बना रहा है, वो जर्मनी के लोग जो है उसके ऊपर मेड इन जर्मन लगा के और पूरी दुनिया में आगे $50 में सेल कर रहे होते हैं। इसी क्योंकि उसके पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर, पाकिस्तान के कारीगर, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बड़े माशाल्लाह से काबिल हैं। इसी तरह आप आईटी की एक्सपोर्ट की बात करें, हमारे आईटी के ऐसा ऐसा एक्सपर्ट बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे काबिल लोग बैठे हुए हैं कि वो आईटी पूरी के दुनिया में फिर बात वही आ जाएगी, वो तो पूरी- 10 मई को हमने बताया ना कि जी। आईटी में हमारे हमने पूरी दुनिया को बताया कि हमने इधर बैठे क्या कुछ कर लिया। तो इतने एक्सपर्ट हमारे पास लोग हैं हर लिहाज से। तो हम तो, चाइना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है जो एक्सपोर्ट के लिहाज से, तो हम तो उसको भी पीछे छोड़ सकते हैं अगर हम जैसे लोगों को मौका दिया जाए। जी। अब गुजर साहब, बात यह है कि ये एक्सपोर्ट की बातें हो रही है, मीट भी एक्सपोर्ट होता है, आप डेयरी फार्मिंग में कर रहे हैं, आप उसमें डेयरी फार्मिंग को बेहतर अंदाज में उसको मतलब कमाने के लिए जो खुद जो बिजनेस कर रहा है उसको भी फ़ायदा हो और उसके कंट्री को भी फ़ायदा हो, मतलब उसमें मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें मक्खन घी है, उसके अंदर आप और भी बहुत सारी आइटम्स निकल सकती हैं, फिर मीट है स्पेशली उसके अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि उसको किस तरीके से बिजनेस किया जाए तो एक जो फार्मर है उसके फ़ायदा ले सके? जी, वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि जो हमारे जो सिस्टम है उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं 2-3 पॉइंट है उसकी तरफ आपकी नज़र दिलवाना चाहता हूँ कि विल तो है, विल पावर भी है, पॉलिसी भी है, बट हम उसको एग्जीक्यूट सही कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जो सर्विलेंस है ना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अभी एक्सपोर्टर बात कर रहे थे, जुबैर साहब बात कर रहे थे, जुएब साहब, उन्होंने ये कहा कि हम अगर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को compete ही नहीं कर सकेंगे तो हम ऑर्डर कैसे लेंगे? तो यही अगर प्रोडक्शन महंगी होगी तो फिर आपके एक्सपोर्टर भी उधर बाहर compete करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बात ठीक है, एक $10 में दे रहा है, आप 20 में देंगे तो क्यों लेगा? जी बिल्कुल। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट को थोड़ी सी पॉलिसी में अपना रिव्यू करना चाहिए। एग्रीकल्चर एक मेन रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। इस सेक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइड करें, सब्सिडी दें इलेक्ट्रिसिटी पे, और उसके अलावा जो हमारे टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इस शोबे में बहुत ज़रूरी है। देखें, गवर्नमेंट बाहर से ब्रीड इंपोर्ट करती है, लेकिन वो और फिर वो ये लोकल तहसील लेवल पे, ज़िला लेवल पे डिवाइड भी हो जाती है कि आप अपने गांव में जाएं, फार्मर्स को ये ब्रीड दें, लेकिन हम फार्मर तक ब्रीड पहुंचती नहीं है। इसको चेक करना पड़ेगा। चेक एंड बैलेंस, जी वही सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस जो है उसको होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, बातें बहुत सारी थी, अभी तो शुएब साहब भी शुरू हुए थे, अभी डेयरी फार्मिंग की बड़ी बातें थी। गुजर साहब से हम किसी दिन फिर दोबारा अपने नाज़रीन को जो है मुफीद मशवरे लेके देंगे। बात सीधी सी है जी, जो हुकाम बाला बैठे हुए हैं, जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, उनकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान जो है बिल्कुल ये मुआशी बहरान तो रखता ही कोई माने नहीं है। कर्जे कुर्जे कुछ मैं जो बातें सुनता हूँ एक्सपोर्टर्स के पास, बिजनेसमैन के पास और फार्मर्स के पास बैठती हैं, तो यकीन कीजिए लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है कि ये सब चीज़ें कोई 2 साल जो है ना सीधा गवर्नमेंट देख ले, इसकी तरफ ध्यान दे ले कि ये हमने करना है। गैप कहाँ पे है? गैप ये है कि हम उसके रेलिवेंट बंदा ऊपर नहीं बिठाते। अगर कोई एग्रीकल्चर का बंदा है तो वहां डॉक्टर बैठाया हुआ है, डॉक्टर का बंदा है तो एग्रीकल्चर बैठाया हुआ है, एक्सपोर्ट को समझने वाला बंदा है तो वहां पे जनाब जिम्मेदार को बैठा दिया। तो ऐसे नहीं चलेगा। सिस्टम को समझने वाले तमाम इदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के जब पॉलिसीज बनाई जाए, जब वहां पे तमाम फैसले किए जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दिन दूर होगा कि पाकिस्तान के अंदर रेल पेल होगी, पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर होगी। हाँ, ये बात ठीक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर रीढ़ की हड्डी रखता है, इलेक्ट्रिसिटी या बाकी चीज़ें जो है उसको सब्सिडाइड करना चाहिए, जिस तरह खाद का मौका आता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पंजाब की अगर बात करूँ तो मरियम साहिबा बड़ा फोकस कर रही है, और मैं स्पेशल यहाँ पे अपने नाज़रीन को, अपनी इस कौम को ये कहना चाहूँ कि इसके ऊपर आप अपने फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब का ये याद होगा, उन्होंने कहा जी बॉर्डर की और इस मुल्क की हिफाजत करना, उसकी सिक्योरिटी करना और फूड सिक्योरिटी ये हमारी जिम्मेदारी है, और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इसी तरह हुकूमत
मिलके अगर चाहे तो ये बहरान जो है, हल्का फुल्का जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, ये खत्म हो सकती है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेजबान इजाज डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।